Hello everyone, welcome to Geography Solution. I am Shravani Das, your Geography mentor. आज हम लेके आए एनर्जी रिसोर्सेस। प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? प्रीवियस क्लास में हम मिनरल रिसोर्स पढ़ाए थे। मिनरल रिसोर्स में क्या था? मिनरल रिसोर्स में मिनरल का क्लासिफिकेशन था, मिनरल का डेफिनेशन था। देन मेटलिक मिनरल में हम लोग आयरन और मैंगनीज, कॉपर ये सब पढ़े थे। आज क्या है ना, आज हम एनर्जी रिसर्च पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर 8 है ज्योग्राफी का, और ये आपका सेकंड सेमिस्टर में आने वाला है। चलते हैं, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। आज का मेन लेसन में जाने से पहले आज क्या है टॉपिक आप लोग थोड़ा देख लीजिए। हम थोड़ा क्विकली बोल देते हैं। आज का टॉपिक में क्या है? आज का टॉपिक में है एनर्जी रिसोर्स, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल, ओरिजिन ऑफ कोल, वेराइटीज ऑफ कोल, स्टेट वाइज रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, यूजेस ऑफ कोल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल। अभी हम मेन टॉपिक में जाते हैं। इससे पहले यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी दोस्तों को बोलिए मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को पसंद करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम इससे भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को देते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट टॉपिक है एनर्जी रिसोर्स। जो एनर्जी है वो क्या है ना, वो बेसिक प्राइमरी इनपुट है। क्या है ना? बेसिक इनपुट है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। जो डेली हम लोगों का लाइफ में जो कमोडिटीज़ यूज हो रहा है, वो कमोडिटीज़ हम लोग एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे? जो लोग प्रोड्यूस कर रहा है वो सब चीज़ों को हम लोग का डेली लाइफ में, डेली हम लोग जो चीज़ें यूज करते हैं वो जो प्रोड्यूस होता है वो कोई ना कोई इंडस्ट्री का आउटपुट है। एनर्जी नहीं रहेगा तो कोई भी इंडस्ट्री रन ही नहीं कर पाएगा। जैसे आयरन और एक बेसिक इनपुट है कोई भी इंडस्ट्री रन करने के लिए, वैसे ही एनर्जी भी एक बेसिक इनपुट है। गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन के लिए ये बेसिक और प्राइमरी इनपुट है। पहले क्या होता था, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में हम लोग हिस्ट्री बुक में भी पढ़े हैं कि जो एंशिएंट ह्यूमन बीइंग था वो लोग खाना पकाने के लिए जो एनर्जी है उसका डिस्कवर किया था। अभी वो हम लोग का जो पहले भी क्या होता था, एनर्जी का सिर्फ किचन में कुकिंग में ही यूज होता था, उसका और कुछ यूज ही नहीं था। लोग जब खाना बनाते थे तभी वो एनर्जी का जो रिसोर्स है वो यूज होता था, नहीं तो और कभी भी यूज नहीं होता था। नहीं तो अब जंगली जानवर को भगाना होता तो वो एनर्जी का यूज होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हो रहा है, हुआ है और भी हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी एनर्जी का नीड बहुत ज़्यादा है। अभी क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ रहा है, हर जगह हम लोग देख पा रहे हैं। और इंडस्ट्री के लिए क्या है, एनर्जी एक प्राइमरी इनपुट है। एनर्जी नहीं रहेगा तो कोई भी इंडस्ट्री रन नहीं कर पाएगा। और अभी क्या हो रहा है, अभी अर्बनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहा है। जो लोग अर्बन में आ रहे हैं, अर्बन में रह रहे हैं, उन लोगों को फीड करने के लिए, उन लोगों को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी का बहुत ज़रूरत है। अभी क्या है ना, अभी घर में हाउस होल्ड सेक्टर में भी एनर्जी का यूज बहुत हो रहा है, और बाहर इंडस्ट्री में भी, कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, टेलीकम्युनिकेशन में, हर जगह में एनर्जी बहुत यूज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट का 4 सेक्टर है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। आप लोग देखेंगे कि एनर्जी नहीं रहेगा तो ये सब ट्रांसपोर्ट बंद ही हो जाएगा,
क्योंकि एनर्जी मेन है, मेन जो इनपुट है वो एनर्जी है। एनर्जी नहीं रहेगा तो ये सब रन ही नहीं कर पाएगा। सो एनर्जी रिसोर्स को क्या है, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक कन्वेंशनल एंड सेकेंड वन इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। सो नेक्स्ट इज कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। सो अभी हम जान लेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स किसको बोलता है। हम सब जो एनर्जी अवेलेबल है सबको तो कन्वेंशनल नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत देखने के लिए मिलता है। और कोल एनर्जी जो पेट्रोलियम का एनर्जी है, जो हम लोग का घर में खाना बनता है वो जो नेचुरल गैस होता है वो भी एक टाइप का एनर्जी रिसोर्स है। सो ये सबको ही तो हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स नहीं बोल सकते। सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे, जो एनर्जी बहुत पहले से एंशिएंट सिविलाइजेशन से यूज हो रहा है और अभी भी यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। वो ट्रेडिशनली बहुत पहले भी यूज होता था और अभी भी यूज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। सो आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। और एक बार हम बोल देते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स किसको बोलेंगे, वो सोर्स ऑफ एनर्जी को कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बोलेंगे जो बहुत पहले से एंशिएंट सिविलाइजेशन से यूज हो रहा है और अभी भी यूज होते जा रहा है। वो ट्रेडिशनली जो एनर्जी है जो पहले भी यूज हो रहा था और अभी भी यूज हो रहा है, उसको कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। देन अभी हम लोग देख लेंगे कि कन्वेंशनल जो एनर्जी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये क्या है, ये जो कन्वेंशनल एनर्जी है ये एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। आप जितना चाहे यूज करते जाओ वो ख़त्म नहीं होगा, ये नहीं है। क्योंकि ये जो कन्वेंशनल एनर्जी है ये नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मीन्स क्या है, ये रिप्रोड्यूस नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसको बोलता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो कन्वेंशनल जो एनर्जी है ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो इसको ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इसको माइन करना पड़ता है, माइन करने के लिए बहुत खर्च होता है, इसलिए क्या है बहुत कॉस्टली है। सो अभी हम देख लेंगे कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये जो कन्वेंशनल एनर्जी है ये क्या है ना, ये एनवायरनमेंट को भी बहुत पॉल्यूट करता है। और जो ग्लोबल टेम्परेचर है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, इसके लिए भी ये जिम्मेदार है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज के लिए भी ये कन्वेंशनल एनर्जी बहुत जिम्मेदार है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोल। कोल क्या है, अभी अभी हम एग्जाम्पल देखे थे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। कोल एक है, पेट्रोलियम एंड देन नेचुरल गैस। सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कोल। अभी कोल क्या है, कोल इज एन इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपोस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कोल क्या है, कोल इनफ्लेमेबल है, मीन्स बहुत जल्दी जल जाता है। इनफ्लेमेबल मीन्स बहुत जल्दी जल जाता है कोल। और क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और किससे बनता है, हाइड्रोकार्बन्स से। हाइड्रोजन एंड कार्बन का मिक्सचर है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन से कंपोस्ट होता है कोल। और कोल कहाँ मिलता है, कोल सेडिमेंटरी रॉक्स में मिलता है। कोल क्या करता है, कोल हीट लाइट देता है और दोनों ही देता है। आपको हीट चाहिए होता है, आपको लाइट चाहिए होगा या दो ही चाहिए होगा तो आप कोल का यूज कर सकते हैं। कोल बर्न होता है और हीट और लाइट देता है।
और कोल का इतना ज़्यादा यूटिलिटी है एज ए रॉ मटेरियल, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए क्या है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में कोल का यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है। सो कोल को हम क्या बोलते हैं? कोल को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। कोल को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है क्योंकि कोल का यूटिलिटी बहुत है और इसका कलर ब्लैक है, इसलिए कोल को ब्लैक गोल्ड बोला गया है। देन ऑरिजिन ऑफ कोल हम लोग देखेंगे कि कोल का ऑरिजिन कैसे हुआ, कोल ऐसे कैसे आ गया। सो हम देखेंगे कि कोल क्या है ना, कोल हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर वुड। कोल वुड से बन के पहले जो वुड था बाद में वो कोल में कन्वर्ट हुआ। सो कैसे कन्वर्ट हुआ? इन द जियोलॉजिकल पास्ट मेनली इन कार्बोनिफेरस एज। जियोलॉजिकल पास्ट में मेनली कार्बोनिफेरस एज में क्या हुआ था, एक बहुत लार्ज फॉरेस्ट एरिया था जो कि सबमर्ज्ड हो गया था और सेडिमेंट में दब गया था। और एक बार हम बोलते हैं कि जियोलॉजिकल पास्ट में मेनली कार्बोनिफेरस एज में जो क्या था, जो एक लार्ज फॉरेस्ट एरिया था वो सबमर्ज्ड हो गया था और सबमर्ज्ड होने के बाद सेडिमेंट में दब गया था। और उसके बाद क्या हुआ, वो जो लार्ज फॉरेस्ट एरिया मीन्स बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था उधर, और पेड़ वो जो बहुत बड़ा पेड़ था उसका वुड का क्या हुआ, वुड सेडिमेंट में दब गया और उधर मिलियन ऑफ ईयर्स दबा पड़ा रहा उधर। और क्या हुआ, वो उधर पड़ा रहने की वजह से क्या हुआ, नीचे से हीट एंड ऊपर से प्रेशर क्रिएट हुआ उसके ऊपर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्ट का जो सेंटर है उसमें क्या है, वो अभी भी बहुत गर्म है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए जो हीट वो नीचे से और प्रेशर ऊपर से लगातार वो वुड के ऊपर से प्रेशर हुआ और नीचे से हीट लगातार जाने की वजह से क्या हुआ, वो जो ग्रीन वेजिटेशन था वो क्या हुआ, वो कोल में कन्वर्ट हो गया, वो कोल में कन्वर्ट हो गया। और अब लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए बहुत बड़ा बड़ा पेड़ स्वाम्स, ये बहुत जो पेड़ है वो क्या हुआ, एक टाइम में क्या हुआ, एक टाइम में वो सबमर्ज्ड हो गया। सबमर्ज्ड मीन्स जो पानी में चला जाता है उसको सबमर्ज्ड बोलते हैं। पानी में चला गया और पानी के अंदर क्या हुआ, जो सेडिमेंट था उसमें दब गया। उसमें दब जाने क्या हुआ, उसके बाद वो उधर प्रेशर इधर हीट, ये सब की वजह से क्या हुआ, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इधर देखिए, इधर टाइम, बहुत टाइम के बाद मीन्स मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद क्या हुआ, ये सब हीट एंड प्रेशर के वजह से ये सब पेड़ का जो वुड था वो क्या हुआ, वो कोल में कन्वर्ट हो गया। अब लोग पिक्चर में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, इधर पिक्चर है। सो कोल कैसे फॉर्म होता है, जो पेड़ रहता है, जो ऑर्गेनिक पेड़ और जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट लैंड था कार्बोनिफेरस एज में, वो सबमर्ज्ड हो गया, उसके बाद सेडिमेंट में दब गया। सेडिमेंट में दबने की वजह से प्रेशर और हीट की वजह से क्या हुआ, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये क्या हुआ, ये ग्रीन वेजिटेबल्स क्या हुआ, कोल में कन्वर्ट हो गया। सो अभी ग्रीन वेजिटेबल्स को कोल में कन्वर्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए क्या है, जो कोल बेड्स है ये बहुत नीचे मिलता है, आपको बहुत माइनिंग करना पड़ता है। अभी बहुत माइनिंग करने के बाद ही ये जो कोल है ये मिलता है, क्योंकि इतना सालों वो दबते दबते बहुत नीचे उसका बेड चला गया, इसलिए कोल माइन करने के लिए आपको बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। और कौन सा कोल कितना एनर्जी देगा वो किससे ऊपर डिपेंड करता है, वो कोल में कितना % कार्बन कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कोल कितना ज़्यादा एनर्जी देगा या कितना कम एनर्जी देगा।
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना परसेंट कार्बन कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन आई गो टू द वेराइटीज ऑफ कोल। अभी अभी हम पिछले स्लाइड में क्या बोले थे, कौन सा कोल कितना ज़्यादा एनर्जी देगा वो किससे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट के ऊपर। सो कार्बन कंटेंट के बेसिस में कोल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो एक है पीट, एक है लिग्नाइट, एक है बिटुमिनस एंड फोर्थ वन इज एंथ्रासाइट। फर्स्ट पीट, सेकंड लिग्नाइट, थर्ड बिटुमिनस एंड फोर्थ इज एंथ्रासाइट। अभी हम पीट और लिग्नाइट को देखेंगे अगले स्लाइड में, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट भी है, हम लोग वो देखेंगे। सो क्या है, कार्बन कंटेंट के बेसिस में, कार्बन कंटेंट की बेसिस में कोल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या है ये 4 कैटेगरीज? फर्स्ट वन है पीट। सो पीट क्या है, पीट है लोएस्ट क्वालिटी कोल और ये फर्स्ट स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन का। वुड से कोल का जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है ये फर्स्ट स्टेज है, वो स्टेज का फर्स्ट स्टेज है पीट, क्योंकि ये बहुत लोएस्ट क्वालिटी का कोल है। और इसमें कितना परसेंट कार्बन है, इसमें लेस देन 40% कार्बन कंटेंट है। मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कितना कम परसेंटेज कार्बन है, इसलिए ये लो क्वालिटी का है। और कहाँ मिलता है, ये कश्मीर वैली में मिलता है और नीलगिरी हिल्स में मिलता है। 2 जगहों में मिलता है, कश्मीर वैली एंड नीलगिरी हिल्स। देन आई गो टू लिग्नाइट। लिग्नाइट को क्या बोलते हैं, लिग्नाइट को बोलते हैं ब्राउन कोल, क्योंकि लिग्नाइट का को बोलते हैं ब्राउन कोल। So it contains about 40% of carbon. It contains about 40% of carbon. And कहाँ कहाँ मिलता है ये लिग्नाइट कोल? पालना इन राजस्थान, राजस्थान स्टेट में पालना में मिलता है, नवेली तमिलनाडु एंड लखीमपुर आसाम। कहाँ कहाँ मिलता है, पालना जो कि राजस्थान में है, नवेली जो कि तमिलनाडु में है, लखीमपुर जो कि आसाम में है एंड केरल, ये सब स्टेट में लिग्नाइट जो कोल है वो मिलता है। देन नेक्स्ट इज बिटुमिनस। सो साइड में हम पिक्चर भी दे दिए हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए पिक्चर को, कौन सा कोल का क्वालिटी कैसा है। सो देन आई गो टू बिटुमिनस। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या यूज होता है, बिटुमिनस क्वालिटी का कोल ही यूज होता है। और इसमें कितने परसेंट कार्बन है, इसमें 70 to 80% कार्बन कंटेंट है। और कहाँ कहाँ मिलता है ये, मोस्टली बिटुमिनस कोल फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये सब स्टेट में बिटुमिनस मिलता है। और बिटुमिनस कोल ही इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है। देन आई गो टू एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या है ना, बेस्ट क्वालिटी कोल है। एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी कोल है और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है। कितना कार्बन कंटेंट है, कितना परसेंट, 85 to 90% कार्बन कंटेंट है। 85 to 90% कार्बन कंटेंट है एंथ्रासाइट में। और एंथ्रासाइट क्या है, बहुत हार्ड है और एंथ्रासाइट कोल से ही बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हीट मिलता है। एंथ्रासाइट कोल से ही सबसे ज़्यादा हीट मिलता है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा है। और कहाँ मिलता है ये एंथ्रासाइट कोल, ये मेनली जम्मू कश्मीर में मिलता है। कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। एक ही स्टेट में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में, और कहीं पे भी मिलता नहीं है। हम पहले भी बोले हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल कौन कैटेगरीज का मिलता है, कौन सा कैटेगरीज का, ये बिटुमिनस कैटेगरीज का मिलता है। एंथ्रासाइट का सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलता है। देन आई गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स। क्या है, स्टेट वाइज रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया एंड स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा स्टेट
कोल रिजर्व के लिए हाईएस्ट कैटेगरीज में है, टॉप 7 में है, कौन कौन स्टेट टॉप 7 में है कोल रिजर्व के लिए। और इधर हम राइट साइड में क्या दिए हैं, इंडिया में कौन कौन सा स्टेट टॉप 8 में है कोल प्रोडक्शन के लिए। लेफ्ट में है रिजर्व एंड राइट में है प्रोडक्शन। सो हम लोग देख लेंगे अभी रिजर्व में कौन कौन सा स्टेट आगे है। फर्स्ट है झारखंड। झारखंड में कितना कोल का रिजर्व है, 83,152 मिलियन टन कोल रिजर्व है। ये इधर एमटी दिया हुआ है, हम इधर दे दिए हैं एमटी मीन्स मिलियन टन्स। अब लोगों को बहुत अच्छा होगा समझने में, इसलिए हम इधर दे दिए हैं एमटी मीन्स मिलियन टन्स। सो झारखंड में हम लोग देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व है। देन ओडिशा इज इन सेकेंड पोजिशन इन कोल रिजर्व। छत्तीसगढ़ इन थर्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व स्टेट इन इंडिया। एंड वेस्ट बंगाल फिफ्थ पोजीशन में है। मध्य प्रदेश तेलंगाना सिक्स्थ पोजीशन में है। एंड महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र सेवेंथ पोजीशन में है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फर्स्ट में है झारखंड, सेकंड में ओडिशा, थर्ड में छत्तीसगढ़, फोर्थ में वेस्ट बंगाल, फिफ्थ में मध्य प्रदेश, सिक्स्थ में तेलंगाना एंड सेवेंथ में महाराष्ट्र। देन आई गो टू स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया। कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है कोल का? सो छत्तीसगढ़ लीडिंग प्रोड्यूसर है कोल का। कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है? 22.12% कोल प्रोड्यूस करता है छत्तीसगढ़। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ओडिशा है। देन मध्य प्रदेश इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विथ 18.51% प्रोडक्शन। झारखंड in fourth largest producing country with 16.66% production. Telangana is fifth position with 7.35% production. Maharashtra sixth position with 6.62% production. West Bengal in seventh position with 4.83% production, and Uttar Pradesh in eighth position with 2.38% production. सो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है। ये टॉप 7 का स्टेट्स है इंडिया की कोल रिजर्व में, ये टॉप 8 स्टेट है इंडिया की कोल प्रोडक्शन में। देन आई गो टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। इंडिया में जितना कोल माइन मिलता है, जितना कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो कोल फील्ड है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक क्या है? एक गोंडवाना कोल फील्ड एंड सेकेंड वन इज टर्शियरी कोल फील्ड। सो जो गोंडवाना कोल फील्ड्स है वो क्या है? वो बहुत ओल्ड कोल फील्ड है, और बहुत ज़्यादा जो फील्ड्स है वो गोंडवाना कोल फील्ड्स के अंडर ही आता है। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो कोल फील्ड्स है इंडिया की वो गोंडवाना कोल फील्ड्स के अंदर ही आता है। और ये गोंडवाना कोल फील्ड्स कहाँ मिलता है? मेनली पेनिनसुलर इंडिया में ये गोंडवाना कोल फील्ड्स मिलता है। हम प्रीवियस क्लास में ही बोल चुके हैं पेनिनसुलर इंडिया कौन सा पार्ट को बोला जाता है और उसको क्यों पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है, हम प्रीवियस क्लास में ही बोल चुके हैं। आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए और जान लीजिए कि इंडिया की कौन सी पार्ट को पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है और क्यों उसको पेनिनसुलर बोला जाता है। देन जो गोंडवाना की कोल है वो नियरली 200 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हो चुके हैं। वो कितना पुराना है? 200 मिलियन ईयर्स की पुराना है। वो अभी अभी फॉर्म नहीं हुआ है, इसका फॉर्मेशन 200 मिलियन ईयर्स पहले हो गया है। और इंडिया का जो कोल है उसका मोर देन 98% ही गोंडवाना कोल फील्ड से आता है। देन हम देख लेंगे कि इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड कौन कौन सा है इंडिया में जो गोंडवाना कोल फील्ड के अंदर आता है। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इधर दामोदर रिवर वैली, देन सोन वैली, फर्स्ट दामोदर वैली, देन सोन वैली, देन
महानदी वैली, देन गोदावरी एंड वार्धा वैली। फास्ट क्या है, फास्ट इधर फास्ट दिया हुआ है, फास्ट बेसिन, उसके बाद दिया हुआ है स्टेट, और उसके बाद मेन फील्ड्स, मीन्स कहाँ कहाँ ये सब कोल फील्ड है। सो फास्ट क्या है, फास्ट है दामोदर रिवर वैली। वो कौन कौन सा स्टेट में, ये दामोदर रिवर वैली है, देन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में है। झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में ये दामोदर रिवर वैली है। और मेन फील्ड कहाँ है, इधर झरिया, बोकारो, डाल्टनगंज, गिरिडीह, ये 4 झारखंड का मेन फील्ड है। एंड रानीगंज वेस्ट बंगाल का मेन कोल फील्ड है। झरिया, बोकारो, डाल्टनगंज एंड गिरिडीह, ये 4 झारखंड का मेन कोल फील्ड है। एंड रानीगंज वेस्ट बंगाल का इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड है। देन क्या है, देन इधर है बेसिन में सोन वैली। सोन वैली कौन सा स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये सोन वैली। और मेन फील्ड्स कहाँ कहाँ है, सिमिरोली, तातापानी एंड चिरीमिरी, जिससे तातापानी एंड चिरीमिरी ये 2 बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कोल फील्ड है। तातापानी एंड चिरीमिरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिए। देन आई गो टू महानदी वैली। और महानदी वैली कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा स्टेट में है, एक उड़ीसा में है, एक छत्तीसगढ़ में है। और कहाँ मेन फील्ड्स कहाँ कहाँ है, सोनहाट, तालचेर, ये उड़ीसा का है इम्पॉर्टेंट कोल माइन। एंड रायगढ़ एंड कोरबा ये छत्तीसगढ़ का है। रायगढ़ एंड कोरबा, तालचेर एंड सोनहट, ये 4 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इधर कोल फील्ड्स है। सोनहट एंड तालचेर उड़ीसा की है, रायगढ़ एंड कोरबा ये छत्तीसगढ़ की है। देन आई गो टू द नेक्स्ट में क्या है, गोदावरी एंड वार्धा वैली। गोदावरी वार्धा वैली कौन कौन सा स्टेट में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो ये तीनों स्टेट में मेन फील्ड्स कहाँ कहाँ पर है, हम लोग देख लेते हैं। सिंगरेनी, कोठागुडाम, पेंच वैली एंड बल्लारपुर, जिसमें सिंगरेनी क्या है ना, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में है। सिंगरेनी, कोठागुडाम ये आंध्र प्रदेश में है, पेंच वैली जो कि महाराष्ट्र में है, एंड बल्लारपुर भी महाराष्ट्र में है। देन आई गो टू टर्शियरी कोल फील्ड्स। टर्शियरी जो कोल है वो क्या है, नियरली 66 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ है, मीन्स ये यंगेस्ट है। गोंडवाना क्या है ना, गोंडवाना 200 मिलियन ईयर पहले फॉर्म हो चुका है, और टर्शियरी क्या है ना 66 मिलियन ईयर्स पहले ही फॉर्म हुआ है। सो क्या है ना, गोंडवाना ओल्डेस्ट है और टर्शियरी कोलफील्ड्स यंगर है। और टर्शियरी कोलफील्ड्स मेनली कहाँ मिलता है, ये टर्शियरी कोलफील्ड्स मेनली एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है। ये एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया कौन सा पार्ट को बोलेंगे, हम प्रीवियस क्लास में ही बोले हैं, पेनिनसुलर इंडिया, सादर्न इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, और सादर्न इंडिया को छोड़ के जो नॉर्थ इंडिया है एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, इसको हम एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया बोलेंगे। पेनिनसुलर इंडिया की एक्स्ट्रा पार्ट है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। सो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया कौन सा पोर्शन है। पेनिनसुलर इंडिया साउदर्न पार्ट है, और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है उसको एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। सो टर्शियरी कोलफील्ड्स मेनली एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया में ही मिलता है। और इम्पॉर्टेंट जो कोल फील्ड्स है वो कहाँ कहाँ है हम लोग देख लेंगे। स्टेट क्या है, स्टेट है इधर है असम, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में है। और मेन फील्ड्स क्या है, नामचिक, नाकुम, लखीमपुर। देन जम्मू कश्मीर में मेन फील्ड्स कहाँ है, कोलाकट एंड रियासी। देन तमिलनाडु में नाभेली एंड आर्कट वैली, एंड वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग। ये 5 बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट मेन कोल
फील्ड्स हैं। अब लोग अच्छे से देख लीजिए, हम हटा देते हैं ये सब अंडरलाइन। असम अरुणाचल प्रदेश का नामचिक, नाकुम, लखीमपुर है। जम्मू कश्मीर का कोलाकोट, रियासी है। तमिलनाडु का नवेली, आर्कॉट वैली है। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग है। ये सब जगह में क्या है, ये सब जगह में टर्शियरी कोल फील्ड है। अभी हम लेके आ गए ये इंडिया का मैप। आप लोग ऊपर में देख पा रहे हैं, इधर दिया है कोल डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ इंडिया। इधर क्या है ना, इधर ये मैप में गोंडवाना कोल फील्ड भी दिया हुआ है और टर्शियरी कोल फील्ड भी दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये इधर ये सब टर्शियरी कोल फील्ड है। और इधर ये सब देखिए, ये सब देखिए, इधर दार्जिलिंग टर्शियरी कोल फील्ड है। क्योंकि हम बोले हैं जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया है उसमें ही टर्शियरी कोल फील्ड मिलता है। सो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया कौन सा पार्ट को बोलेंगे हम इधर से डिवाइड कर देते हैं तो इंडिया को इधर से ए पार्ट है, सादर्न पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि इसका 3 साइड वाटर से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। और जो नॉर्दर्न पार्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, इसको हम एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया बोलेंगे। सो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो इंडिया है इसमें हम लोग अच्छे से हम ब्लू बॉक्स बना दिए हैं। आप लोग देखिए अच्छे से, ये सब जो फील्ड है ये सब मेन कोल फील्ड है एंड ये सब टर्शियरी कोल फील्ड है। एंड देन इधर जो कोल फील्ड है पेनिनसुलर इंडिया में, ये गोंडवाना कोल फील्ड है, ये गोंडवाना कोल फील्ड है। और भी थोड़ा हम जूम कर देते हैं इसलिए अच्छे से दिखाई देगा। जो गोंडवाना कोल फील्ड है वो अच्छे से आप लोगों को दिखाई देगा। इधर देखिए, इधर दिया हुआ है रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, झरिया जो कि झारखंड में है, ईस्ट बोकारो एंड वेस्ट बोकारो ये भी झारखंड का ही है इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड। तालचेर ये उड़ीसा की है। गोदावरी वैली कहाँ की है, आप देखिए गोदावरी वैली जो कि तेलंगाना में भी है एंड आंध्र प्रदेश में भी है। देन नवेली इधर है ना, नवेली जो कि तमिलनाडु में है। एंड देन इधर देखिए वार्धा, इधर देखिए इधर महाराष्ट्र में है वार्धा। और ये जो है ये क्या है, एक है पेंच कान्हा तावा वैली जो देखिए ये मध्य प्रदेश में है एंड महाराष्ट्र में है। सो आप लोग अच्छे से देख लिए जो इम्पोर्टेंट गोंडवाना कोलफील्ड एंड टर्शियरी कोलफील्ड कहाँ कहाँ है। गोंडवाना कोलफील्ड एंड टर्शियरी कोलफील्ड कहाँ कहाँ है। जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें गोंडवाना कोलफील्ड है और जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया है उसमें टर्शियरी कोलफील्ड है। टर्शियरी कोलफील्ड में क्या है ना, इधर जम्मू कश्मीर में है टर्शियरी कोलफील्ड। इधर देखिए दार्जिलिंग है, हम बोले थे वेस्ट बंगाल में। इधर देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, इस सब में टर्शियरी कोलफील्ड है। देन आई गो टू द यूजेस ऑफ कोल। कोल का यूजेस तो बहुत सारा है। कोल का जो यूजेस है ये बहुत सारा है। क्या है ना, थर्मल पावर स्टेशन में कोल का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर मेटल इंडस्ट्री में ब्लास्ट फर्नेस में कोल का यूज होता है। रेलवे जो लोकोमोटिव है, स्टीम शिप्स है एंड इंडस्ट्रीज में भी कोल का बहुत यूज होता है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसमें बेसिक रॉ मटेरियल के लिए कोल की ज़रूरत होता ही होता है। और लास्टली जो डोमेस्टिक फ्यूल है उसके लिए भी कोल का यूज होता था बहुत पहले, अभी भी बहुत जगह में होता है कोल का यूज। लेकिन अभी बहुत जल्दी जो हम लोगों का गैस है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो बहुत यूज हो रहा है। गांव में भी यूज हो रहा है, शहर में भी यूज हो रहा है बहुत, क्योंकि अभी भी कोल का यूज डोमेस्टिक फ्यूल के लिए होता है।
देन डिसएडवांटेजेस ऑफ कोल। कोल का हम लोग पहले से ही वीडियो का फास्ट से ही इतना सारा एडवांटेज देखते हुए आ रहे हैं। कोल बेसिक रॉ मटेरियल है, कोल प्राइमरी एनर्जी है, कोल हाउस होल्ड में यूज होता है, कोल इंडस्ट्री में यूज होता है, कोल केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। क्योंकि लेकिन कोल का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी है। क्या होता है, जो कोल माइनिंग है वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एनवायरनमेंट में जो कोल माइनिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट रहता है, क्योंकि जो कोल माइनिंग होता है उससे बहुत डास्ट निकलता है, जो जो ब्लैक ब्लैक डास्ट होता है वो बहुत निकलता है। इसलिए जो माइनिंग एरिया है उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत पॉल्यूट होता है कोल के वजह से। देन कोल बर्निंग होने की वजह से क्या होता है, हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत हार्मफुल है। कोई भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक गैस को इनहेल कर ले तो उसका तुरंत मौत हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है बहुत 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 ही हार्मफुल गैस है। और कोल बर्निंग होने की वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और कोल क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि क्वांटिटी तो बहुत नहीं है, आप यूज करते रहे ख़त्म ही कभी भी ना हो, ऐसे तो नहीं है। कोल कोल नॉन रिन्यूएबल है, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे कंजम्पशन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। और जिधर कोल माइन रहता है उधर का जो कम्युनिटी है, वाइल्ड लाइफ है, उसको डिस्प्लेस्ड होना पड़ता है, कम्युनिटीज़ को दूसरे जगह में जाना पड़ता है। और जो कि वाइल्ड लाइफ के बारे में तो कोई सोचता नहीं है, वो लोग खतरा महसूस करते हैं, उधर से भाग जाते हैं। उन लोगों का जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़राब हो जाता है। देन कोल बर्न होने की वजह से और एक बहुत गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कल्प्रिट है। कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लोबल वार्मिंग का मेन कल्प्रिट है। ये ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इससे भी ज़्यादा भी अच्छा वीडियो ले आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।